हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेज जेई नीट में। तो बच्चों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स यानी कि मैथ और क्लास 10th की। तो जितने भी अपनी क्लासेज चलेगी उन सबके लिए पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो मेन अपना फोकस रहेगा वो क्लास 10th के लिए रहेगा। और क्लास 10th का हम स्टार्ट करेंगे आज। फर्स्ट क्लास और पहली क्लास जो है वो अपनी रहेगी वास्तविक संख्याओं की। कौन सी रहेगी अपनी? वास्तविक संख्याएं, जिनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। क्लियर है? अब वास्तविक संख्याओं में क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। तो देखो, आपको पता है संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक तो होती है वास्तविक और एक होती है आपके अवास्तविक। वास्तविक संख्याओं में आपके जो परिमेय संख्याएं होती है उन परिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और संख्याओं के बारे में आपकी एक पहले क्लास हो चुकी है, उसमें आप देख लेना। आज हम स्टार्ट करने वाले आगे फर्स्ट टॉपिक यानी फर्स्ट एक थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। जो थ्योरम अपनी ये है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और ये क्या कहती है कि प्रत्येक जो भाज्य संख्या होगी उन भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या करना होता है, करना होता है, और व्यक्त हम कर सकते हैं। यानी कि हम ऐसा कहें कि कोई भी भाज्य संख्या, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे चार। चार क्या एक भाज्य संख्या है। अब इस चार को मैं क्या लिख सकता हूँ, चार को मैं लिख सकता हूँ दो गुणा में दो। यानी कि चार को जो है मैंने कैसे व्यक्त किया है, इसको दो गुणा दो में। इसका मतलब दो गुणा दो जो है ये मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्याओं के क्या है, ये गुणनखंड। क्या है ये? गुणनखंड। तो यानी कि यही कह रहा है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में यही कह रही है कि कोई भी भाज्य संख्या है उन भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त किया जा सकता है। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। देखो यहाँ पर जो शब्द दिया है अद्वितीय, इस अद्वितीय का मतलब क्या होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप सीधा सीधा इतना इतना सा याद रखना आपको। इस अद्वितीय का मतलब होता है कि हम किसी भी संख्या का, कोई भी भाज्य संख्या है, उस भाज्य संख्या का गुणनखंड निकालने का केवल और केवल एक ही तरीका है और कोई दूसरा तरीका मेरे पास है ही नहीं। इसका मतलब ये होता है। यहाँ पर हमको जो सीखना है वो सीखना हमें गुणनखंड करना। क्या चीज़ सीखनी है हमें? गुणनखंड। तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है जिसका नाम है गुणनखंड। देखो, गुणन मतलब होता है गुणा, और खंड यानी होता है टुकड़े। क्या होता है? टुकड़े। यानी कि कोई भी भाज्य संख्या होगी उस भाज्य संख्याओं को टुकड़ों में क्या करना, व्यक्त करना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 15। 15 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो। तो दो का अगर भाग देंगे तो दो का भाग 15 में जाएगा नहीं, तो किससे देना पड़ेगा? तीन से। तीन पंजे 15। फिर तीन से जाएगा नहीं, फिर किससे देना पड़ेगा? पाँच से। पाँच एकम पाँच। इसका मतलब क्या है कि जो 15 है, इस 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तीन गुणा पाँच। अब ये जो तीन गुणा पाँच मेरे को जो दिख रहा है, ये तीन गुणा पाँच ही मेरा क्या है, 15 के क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। 15 के क्या है, अभाज्य गुणनखंड। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 15 को मैं तीन गुणा पाँच भी लिख सकता हूँ, और तीन गुणा पाँच का मतलब भी मेरा क्या होता है, 15 होता है। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, कौन सा मेथड है, तो देखो ये तो आप इसको सीधा सीधा था हम जानते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब अभाज्य गुणनखंड विधि बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, आप इससे आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इसका जो मतलब है, अपन इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं और क्या चीज़ हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, वो चीज़ आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपके दो नाम आएंगे, एक तो नाम है आपका एलसीएम और एक नाम है आपका एचसीएफ। ठीक है? एक तो आपके दे रखा है एलसीएम और एक आपके दे रखा है एचसीएफ। एलसीएम को होता है लोएस्ट या लीस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं लैसे यानी कि लघुत्तम समापवर्त है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मैस है, यानी कि महत्तम समापवर्त है। क्या होता है क्या नहीं होता है इसको समझेंगे अब थोड़ा सा, कि लैसे और मैसे होता क्या है। अगले पेज पे आ जाते हैं। एक तो होता अपना लैसे जिसको हम बोलते हैं एलसीएम, एक होता अपना मैस है
जिसका मतलब होता है HCF। ठीक है, पहली बात तो एलसीएम और HCF दो संख्याओं के मध्य निकाला जाएगा। एक सिंगल जो संख्या होती है, यानी एक संख्या जो है, अकेली जो संख्या है, उस संख्या का मैं एलसीएम ना HCF निकाल सकता हूँ। यानी कि मैं अगर सीधा कहूँ तो मेरे को अगर एलसीएम और HCF अगर निकालना है तो कम से कम मेरे को दो संख्याएं चाहिए, दो से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है उनसे मैं एलसीएम और HCF निकाल सकता हूँ। लेकिन कम से कम मुझे चाहिए कितनी, दो। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। जैसे मान के चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं 12 और 15। एक एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, कौन सा, 12 और 15। ठीक है, तो देखो 12 को लिखेंगे यहाँ पर, 12 में किसका भाग जाए, सबसे पहले 2 का, 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 पंजे 15। तो यानी कि अगर मैं कहूँ तो 12 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3। क्लियर है क्या। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 गुणा 5। क्या है, 3 गुणा 5। अब यहां पर हमें क्या करना है, एलसीएम और HCF दोनों ही निकालने इसके अंदर से। तो यहां पर आप कैसे निकालोगे, देखो आगे कैसे निकालोगे भाई। पहली बात तो यहां पर इस वाले में और इस वाले में आपको एक चीज ध्यान देनी है। ध्यान देने वाली क्या बात है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो संख्या हमारे पास कॉमन हो, जो संख्या क्या हो, कॉमन हो, वो संख्या लेनी है, और जो बच रही है उनको भी उतारना है, किस में, एलसीएम में। अगर मेरे से इसमें पूछा जाए कि इसमें से एलसीएम क्या होगा, तो मैं क्या बताऊंगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 इधर है, 3 इधर है, दोनों में से एक लूंगा मैं, और बचा मेरे पास क्या, 5 तिये 15, 15 दूना 30, 3 दूना 6, यानी 60। तो यानी कि अगर मैं कहूँ तो मेरे पास जो है एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। और HCF की अगर मैं बात करूं तो HCF मेरे पास कितना आ जाएगा, HCF मेरे पास यहाँ पर देखो, जो संख्या है तो मेरे पास क्या हो, कॉमन हो, वो संख्या मेरे को लेनी है। जो संख्या क्या हो, कॉमन हो, वो संख्या मेरे को लेनी है। तो ये जो संख्या दिख रही है मेरे को दोनों में कॉमन दिख रही है, तो इसका मतलब मेरे पास HCF क्या आ जाएगा, 3। अब समझो इसको, एलसीएम में क्या होता है कि ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। सॉरी, एलसीएम के अंदर बता रहा हूँ, ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों में कॉमन हो या ना हो, लेकिन आनी सब में चाहिए। अगर इसको मैं समझाऊं तो इसका मतलब होता है, लेसे का मतलब होता है ले लो सबको, ले लो सबको। और इसका मतलब अगर मैं कहूं, मैसे का मतलब होता है मतलब सबको। यानी कि इसमें है कि जो चीज़ मेरे पास कॉमन दे रखी है, जो चीज़ मेरे पास कॉमन है उसको ही लेना है, बाकी इसके अलावा किसी को नहीं लेना है। अगर मान के चलो जैसे इसमें 3 है, इसमें 3 है, दोनों में आ गया, लेकिन अगर इन दोनों में कोई भी संख्या अगर कॉमन नहीं होती, अगर नहीं मिल रही होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में उसका केवल और केवल एक ही माना जाता है, और वो क्या रहेगा, सिंगल और 1। क्या रहेगा, 1। उस कंडीशन में जब दोनों चीज़ें में कॉमन ना हो और आपसे ऐसे पूछा जाए, तब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर है। एलसीएम HCF आपको आ गया कि एलसीएम और HCF किस तरीके से अपन निकालते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, वो क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला है कि संख्याएं जो आपको दे रखा है, इसमें दे रखा है आपको कि संख्याओं 4 की पावर n है, यहाँ पर ये ना पावर में है, ठीक है। n पर विचार कीजिए जहाँ एक प्राकृत संख्या है, और जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 अंक जो है शून्य पर समाप्त हो सकती है, अपने को ये बताना है। अब मुझे आप एक चीज़ ये बताओ, अगर मान के चलो कोई संख्या अगर शून्य पर अगर समाप्त हो रही है, किस पर समाप्त हो रही है, शून्य पर, यानी 0 पर, तो 0 पर समाप्त होने का इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, 10। या तो 10 होगी, या होगी 100, या होगी 1000। क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या तो सबसे छोटी संख्या 10 ही होगी, 0 पर जो समाप्त हो रही है वो। बड़ी से बड़ी तो अपने को बहुत है, लेकिन अपन तो मिनिमम लेके चलते हैं। 10 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 5, क्या होंगे, 2 गुणा
5। इसका मतलब मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि अगर कोई संख्या 0 पर अगर समाप्त हुई तो इसका मतलब संख्या 10 होगी या फिर 10 से विभाजित होगी। लिख लिख लेते हैं हल इसका। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वह 10 से विभाजित होगी। यानी अगर कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त हो रही है इसका मतलब संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। अब 10 से अगर विभाजित अगर होगी तो इसका मतलब मैं दूसरे शब्द अगर कहूं तो वह संख्या 2 और 5 से भी विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 10 पे विभाजित है तो इसका मतलब संख्या 2 और 5 से विभाजित है। कैसे होता है आपको बता दिया था अभी मैंने। वह संख्या कैसे होगी, 2 और 5 से विभाजित होगी। क्लियर है। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 10 बराबर 2 गुणा 5, 10 बराबर 2 गुणा 5। अब अपने से पूछा क्या, 4 की पावर n, तो 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 की पावर n या फिर 2 की पावर n गुणा में 2 की पावर n। क्या बोलो, यही होगा क्या, बोलो। यानी कि 4 की पावर n के भाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n। अब यहां पर मेरे को एक चीज तो नजर आ रही है, क्या नजर आ रहा है कि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, क्योंकि अगर 5 होता तो 10 से विभाजित कर देता। अब 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, तो इसका मतलब क्या, मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि ये जो संख्या 4 की पावर n जो शून्य पर समाप्त नहीं होती। कैसे, इसके लिए लिखोगे आप अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता। हमें यह निश्चित कराती है कि 2 की पावर n की 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं है। ठीक है। 4 की पावर n में क्या है कि 2 की, इसमें जो है 2 के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड या कोई और गुणनखंड नहीं है। अब जब कोई गुणनखंड नहीं है तो इसका मतलब क्या, मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि कोई संख्या जो है 4 की पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो अतः 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। क्लियर है। अगर सीधे सिंपल, अगर आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो इसका मतलब क्या, मैं ये कह सकता हूँ अगर कोई संख्या जो है अगर 0 पर समाप्त हो रही है तो इसका मतलब, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको और समझा देता हूँ। यहाँ पर भाई कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त हो इसका मतलब क्या होगी, वो 10 होगी।
या फिर 10 से विभाजित होगी, और 10 से विभाजित होगी इसका मतलब वो संख्या जो है 2 और 5 से विभाजित होगी। क्यों होगी? क्योंकि 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है क्या? अब 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 2 है क्या? अब यहाँ पर इसमें क्या है, अगर 2 तो है चलो ठीक है, लेकिन ये भी होना चाहिए था। अगर ये यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0 पर समाप्त होगी तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी ही होगी, और 5 उसमें अवश्य आएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या कह रहा है आपको कि 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, पहली बात तो 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आपको क्या करने हैं? 6 के अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने हैं। तो निकालो। देखो 6 है, इस 6 को अपन क्या कर सकते हैं, वही तरीका आपको इसी तरीके से करना है। 2 तिया 6, 3 एकम 3, यानी कि 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 3। बोलो लिख सकता हूँ 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 3। इसी तरीके से 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 को भी आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। 2 से किया 10 बार गया, 2 से किया 5 बार गया, 5 से 5 एकम 5। इसका मतलब क्या मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि जो 20 जो है उसको 2 गुणा 5 लिख सकता हूँ। क्लियर है क्या? अब मेरे से पूछा क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखो एचसीएफ और एलसीएम, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। एचसीएफ मतलब होता है जो चीज़ उसमें कॉमन हो। 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, 1 उतार लो। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अगर मैं सीधे सिंपल शब्दों में कहूँ तो सबसे छोटी घात वाली संख्या, तो देखो सबसे छोटी घात वाली कौन सी संख्या, 2। यहाँ पर इसको देखो, मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो इसको 2 की पावर 0 लिखूँगा, इसको लिखूँगा 5 की पावर 0, क्योंकि इसका देखो किसी भी घात, कोई संख्या उसकी घात अगर 0 तो उसका मतलब उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1, यानी 1। तो इनका कोई वैल्यू है नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं सबसे कम घात वाली संख्या, तो इसमें सबसे कम घात वाली ये है, यहाँ पर एक 3 की घात 0 ये बच रहा है। ठीक है, सारे मान बराबर हो गए। तो इसमें 2 की घात 1 है तो ये ले लिया, इसमें 2 की घात यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 की घात 0 है, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको केवल समझाने के लिए मैंने आपको एक्स्ट्रा लिख दिया। एलसीएम में क्या होगा, सबसे अधिक घात वाली संख्या। तो देखो यहाँ पे सबसे अधिक घात 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2, तो ये 2 इसके साथ आ गया, बचा क्या 3, फिर क्या बच रहा है 5, उतार दो साथ में सबके। उतार दो साथ में, 5 दिए 15, 15 दूना 30, 3 दूना 60, तो कितना हो जाएगा आपका 60। यानी कि मेरा जो एचसीएफ है वो जाएगा 2 और एलसीएम हो जाएगा मेरा 60। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्लियर है क्या? यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, वही वापिस उसी मेथड से करना है अपने को, और उसी मेथड से क्या करना है, 96 और 404। तो 96 में अगर भाग देते हैं किससे जाएगा, 2 से, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छिके 12, 2 तिया 6 और फिर 3। यानी कि मैं अगर कहूँ तो 96 के जो है मैं गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। क्या लिख सकता हूँ, इसको इस रूप में मैं लिख सकता हूँ। 404 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखो 4 0 4, 2 से भाग दिया, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। क्लियर है क्या? अब यहाँ पर जो है वो 101 बच रहा है। अब 101 किससे विभाजित है, अगर किसी संख्या से विभाजित है तो ठीक है, नहीं है तो अपने पास में 101 सीधा सीधा आ जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 गुणा 2 गुणा 101। क्लियर है क्या? देखो यहाँ पर क्या निकालना आपको, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ में आपको क्या करना है, एचसीएफ देखो आपको यहाँ पर जो चीज़ है उसमें आपको ये देखना है एचसीएफ के अंदर
कि जो चीज़ हमारे पास कॉमन हो और वो केवल जितनी बार कॉमन हो दोनों में आनी चाहिए, लेकिन दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर उतार दो एक बार, दो एक बार इसमें, एक बार इसमें, इसमें भी उतार दो। अब बाकी चीज़ें इसमें मेरे को कहीं पर नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब मेरे पास जो एस सी एफ है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा इसका एस सी एफ 4। कितना हो जाएगा, 4। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो देखो एलसीएम में जो चीज़ें कॉमन है उनको, ये कॉमन है उतार लो, दोनों कॉमन है उतार लो, बाकी जो बच रहे हैं उनको ऐसे कैसे उतार लो। ठीक है, क्लियर है। दो चार, चार दो आठ, आठ दो 16, 16 दो 32, 32 तिया, 3 तिया 9, 96, 96 इंटू 101। ठीक है, जो भी आएगा अपना वो एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो आगे की जो क्लास है अपन इसको यहीं पर ही समाप्त करते हैं, और आगे की जो क्लास है वो अपने कल कंटिन्यू करेंगे इसी समय पर। लगातार जुड़े रहिए, आपको इसी तरीके से मैथमेटिक्स जो है स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आपको सिखा के चलेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।